दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट के यूनिट सेकंड करने वाले हैं। हमारी सेकंड यूनिट का नाम है पारितंत्र, अवधारणा एवं परिभाषा। फ्रेंड्स, हम अपनी फर्स्ट यूनिट के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपका पूरा सिलेबस दिखा देती हूँ कि आपका ईवीएस का सिलेबस क्या है। तो इसके अंदर हमारी 4 यूनिट आती है। फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, सेकेंड यूनिट है हमारी इकोसिस्टम। और एक और बात फ्रेंड्स, मैंने ना आपका जो सिलेबस है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर मैंने ये आपको ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम सिलेबस देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना इंग्लिश मीडियम वाला सिलेबस देख सकते हैं। एंड थर्ड यूनिट है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ जो यूनिट है हमारी उसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे सिलेबस के नोट्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में रेडी है हमारे पास। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से नोट्स को ले सकते हैं, वरना आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से भी आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पारितंत्र। पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और इसी को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पारितंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम पढ़ेंगे कि पारितंत्र होता क्या है, पारितंत्र किसे कहते हैं। तो पारितंत्र एक ऐसे क्षेत्र या स्थान को कहते हैं जिसमें सभी सजीव यानी कि जीवित और निर्जीव पर्यावरण में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यानी कि पारितंत्र एक ऐसा क्षेत्र या फिर स्थान है जिसमें सभी सजीव यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले सारे जीवित जितने भी जानवर, पेड़ पौधे, इंसान आते हैं वो सब, और निर्जीव घटक यानी कि जैसे कि हमारे पर्यावरण के अंदर सूरज की रोशनी हो गई, मिट्टी हो गई, तापमान हो गया, वो सब। तो जितने जीवित और निर्जीव पर्यावरण में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया का करने का मतलब होता है सजीव और निर्जीव जो घटक होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिया करते हैं, उसी को अंतःक्रिया कहते हैं। तो पारितंत्र एक ऐसा इलाका या फिर क्षेत्र या फिर स्थान है कि उसके अंदर जितने भी सजीव और निर्जीव होते हैं वो पर्यावरण में आपस में मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, उसी को पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक के संबंध के बारे में अध्ययन करना पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम कहलाता है। तो एक तो हमारे ऊपर हमने नॉर्मल डेफिनेशन समझाने के लिए आपको लिखा, तो अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है हमारे पारितंत्र की। तो हमारे पर्यावरण के अंदर जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, जैविक घटक जैसे कि मैंने अभी बताया जीवित सजीव यानी कि जितने इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक यानी कि पर्यावरण के अजैविक घटक वो होते हैं जैसे कि मिट्टी हो गई, तापमान हो गया, है ना, और बारिश का होना, हवा, ये सब हमारे अजैविक घटक में आते हैं। यानी कि जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, जो जीवित नहीं है, वो सब अजैविक घटक में आते हैं। तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक के संबंध के बारे में यानी वो एक साथ मिलकर जो अंतःक्रिया करते हैं उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ाई करना पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम कहलाता है। आई होप आपको पारितंत्र और ये इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैविक समुदाय और पर्यावरण के संबंध को 1935 में एजे टेंसले ने इकोसिस्टम का नाम दिया था। यानी अभी जो हमने पढ़ा हमारा जो पारितंत्र के बारे में कि जैविक समुदाय और पर्यावरण के संबंध को 1935 में जो हमारे एजे टेंसले थे यानी उन्होंने पारितंत्र को इकोसिस्टम का नाम दिया था। तो ये हमारे पारितंत्र के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपने पारितंत्र के घटक या फिर संरचना, यानी कि हमारा पारितंत्र किन किन घटकों से मिलकर बना है या फिर हमारा जो पारितंत्र है उसकी संरचना कैसे हुई है, वो कैसे बना हुआ है, एक ही बात हो गई। तो हमारे पारितंत्र के अंदर 2 घटक होते हैं। पहला होता है जैविक यानी कि जीवित, दूसरा होता है अजैविक यानी कि निर्जीव। जैविक के अंदर सारे वो प्राणी, वो जीव आते हैं जो जीवित होते हैं, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, अभी मैंने ऊपर बताया ना, सजीव जैविक यानी कि जो जीवित होते हैं, यानी कि हमारे पेड़ पौधे हो गए, हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े, ये सब जैविक के अंदर आते हैं, जो सांस लेते हैं, जिंदा होते हैं। और अजैविक के अंदर हमारे निर्जीव यानी कि जो जिंदा नहीं होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, बारिश हो गई, मिट्टी हो गई,
हवा, नमी या फिर अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इन्हें अकार्बनिक पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर कार्बन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसे अजैविक में ही क्यों लिया? ठीक है, अजैविक में ही अकार्बनिक पदार्थ क्यों हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो जैविक लोग होते हैं ना, यानी कि जो जीवित लोग होते हैं, हम जैसे जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो हम लोगों के अंदर ना कहीं कार्बन जो होता है ना वो मौजूद होता है। तो जो अजैविक होते हैं यानी जो निर्जीव होते हैं उनके अंदर कार्बन पदार्थ जो होता है वो मौजूद नहीं होता है, इसलिए इनको अकार्बनिक पदार्थ भी हमारे अजैविक के अंदर आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो हमारे जो ये जैविक जो हमारा घटक है इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। और हमारा जो ये उपभोक्ता है इसको भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता एंड तृतीयक उपभोक्ता। और अजैविक मैंने आपको बता ही दिया है, तापमान, बारिश, मिट्टी, हवा, नमी। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। जिसके अंदर कार्बन नहीं होता उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो अब हमारे जो जैविक घटक है इनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो ये है हमारे जैविक घटक। जैविक घटक को हमने पहला जो पार्ट डिवाइड किया था, यानी हमने इसको जो 3 भागों में बांटा था, उसमें पहला भाग था हमारा उत्पादक, या दूसरा था हमारा उपभोक्ता, तीसरा था हमारा अपघटक। तो हम सबसे पहले उत्पादक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, जो जीव अपना खाना खुद बनाए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। यानी वो जीव जो अपना खाना खुद बनाए बिना किसी की मदद के, तो वो उत्पादक कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव जैसे कि हमारे पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये जीव सूर्य की रोशनी की मदद से खाना बनाते हैं। यानी कि जो उत्पादक होते हैं उसके अंदर जो जीव आते हैं वो सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन्हें प्राथमिक उत्पादक और स्वपोषी भी कहा जाता है। तो हमारे जो उत्पादक होते हैं इनको प्राथमिक उत्पादक और स्वपोषी यानी कि जो खुद को पोषित करे बिना किसी के मदद के। तो स्व माने खुद और पोषी यानी जो खुद को पोषित करे। तो ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये खुद के लिए खाना खुद बनाते हैं बिना किसी की मदद के, इसलिए इनको प्राथमिक उत्पादक और स्वपोषी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण। तो हमारे उत्पादक में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे, शैवाल, घास आदि। तो ये सब हमारे उदाहरण है उत्पादक के। तो एक बार और क्लियर कर दूं, उत्पादक वो जीव होते हैं जो अपना खाना सूरज की मदद से खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से। तो हमें तो पता है सूरज की रोशनी से कौन कौन खाना बनाता है, पेड़ पौधे और शैवाल और घास ही तो बनाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता। तो ये ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो उपभोक्ता कौन होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने खाने के लिए, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो अपने खाने के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर, शैवाल पर, घास पर, इन पर निर्भर होते हैं। और जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनको भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। हमने भी बताया था ना पहले कि उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। तो अब देखते हैं वो कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला होता है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये 3 भागों में हमारे उपभोक्ता को बांटा होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये जीव अपना खाना पौधों से लेते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये जीव अपना खाना पौधों से लेते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से पौधों पर निर्भर होते हैं, ये पौधों को ही खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हमारे पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं। तो इसमें उदाहरण क्या क्या हो गए? इसके उदाहरण है जैसे कि टिड्ढा, भेड़, बकरी, खरगोश, गाय आदि। ये जो घास खाते हैं, जो पेड़ पौधे खा के जिंदा रहते हैं, ये सारे जीव हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। तो अब ये पौधों को खाएंगे तो ये शाकाहारी हुए। जो मीट नहीं खाता, जो मांसाहारी नहीं खाते, यानी कि जो मांस नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ पौधे या फिर हरी चीजें खाकर जीवित रहते हैं, उनको हम, जैसे कि शाक सब्जी खा के जो जिंदा रहते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। अब देखते हैं हम अपने द्वितीयक उपभोक्ता को। किसको? द्वितीयक उपभोक्ता को। तो ये जीव अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो ये जो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों को मारकर खाना खाते हैं। मैंने बताया ना कि जो द्वितीयक उपभोक्ता हुए ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को मारकर खाना खाते हैं, यानी ये टिड्ढे, भेड़, बकरी, खरगोश, गाय, इन सबको ही मारकर खा जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये मांसाहारी होते हैं। अब ये जीवों को खा रहे हैं तो इसका मतलब ये मांसाहारी तो हुए ना, तो ये मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे कि इसके उदाहरण है
भेड़िया, लोमड़ी, चिड़िया, सांप आदि। तो ये हमारे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये प्रथम मांसाहारी भी कहलाते हैं। प्रथम मांसाहारी का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे जीव है जो मांसाहारी यानी कि जो मांस खाते हैं। तो ये पहले ऐसे जीव है जो मांस खाते हैं, यानी कि इससे पहले जो हमारे उपभोक्ता है वो तो पेड़ पौधे को खाते थे, लेकिन ये ऐसे आए हैं जो मांस खा रहे हैं, तो इसलिए ये प्रथम मांसाहारी भी कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने तृतीयक उपभोक्ता के बारे में। ये द्वितीयक मांसाहारी भी कहलाते हैं कि तो हमारे जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये द्वितीयक मांसाहारी भी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये जीव अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी मारकर खाते हैं और प्राथमिक को भी खाते हैं, तो ये इन दोनों से प्राप्त करते हैं अपना भोजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे कि शार्क, बाज, शेर आदि। तो इसके एग्जाम्पल हो गए शार्क, बाज, शेर। ठीक है, शेर जो होता है वो भेड़िए, लोमड़ी को भी खा सकता है, वो खरगोश को भी खा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया हमारा तृतीयक उपभोक्ता। तो हमने अपने उपभोक्ता के ये 3 पार्ट्स पढ़े, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसे एक खाद्य श्रृंखला के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। सोचो ये घास है हमारी, तो ये क्या हुए, ये हमारे उत्पादक हुए। तो उत्पादक के बाद ये हमारा खरगोश, ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हुआ जो कि उत्पादकों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए, यानी पेड़ पौधों को खाते हैं। खरगोश को खाया हमारे भेड़िए ने, भेड़िया था हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। भेड़िए को खाया हमारे शेर ने, शेर था हमारा तृतीयक उपभोक्ता। तो कौन किसे खा, ऐसे सीधा बिल्कुल एक श्रृंखला चलती है और इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इससे हमें खाद्य श्रृंखला से हमें ये भी पता चल जाता है कौन किसे खा रहा है, कौन किसका भोजन है। तो ये समझाने के लिए बताया मैंने कि हमारे उत्पादक होते हैं। हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के लिए जो भोजन होते हैं वो उत्पादक होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता का जो भोजन होते हैं वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और जो हमारे तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उनका भोजन द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और ये अगर इसमें भेड़िया ना होता तो शेर जो है वो सीधा खरगोश को भी खा सकता था। तो यानी कि हमारे जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो दोनों द्वितीयक और प्राथमिक दोनों उपभोक्ताओं को खा सकता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे अपने अपघटक के बारे में। तीसरा जो हमने भाग बांटा था अपने जैविक घटक का वो था अपघटक। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो जीव मरे हुए पौधे और जानवरों से भोजन को ग्रहण करें वो अपघटक कहलाते हैं। तो अपघटक वो जीव होते हैं जो मरे हुए पौधों या फिर जानवरों को खाए, उन्हें अपघटक कहते हैं। जैसे कि सोचो यहाँ पे जंगल है, जंगल के अंदर कोई भेड़िया या फिर कोई बकरी, मान लो चलो कोई बकरी है, उसको शेर ने आधा वो दो खा के फेंक दिया, आधा खा के फेंक दिया। अब वो सड़ रहा है, पड़े पड़े सड़ गया। तो अब उसके अंदर क्या होती है, बैक्टीरिया आके लग जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु आके लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कवक आके लग जाता है। फिर वो उस मरे हुए हिस्से को पूरी तरह से खा के वहाँ से खत्म कर देता है। तो ऐसे जीवों को अपघटक कहते हैं। तो इसके उदाहरण होते हैं जीवाणु, कवक, छोटे कीड़े मकोड़े। अब हम पढ़ते हैं अपना पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। यह है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हमारा पारितंत्र या फिर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसके काम होते हैं ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या फिर जैव भू रसायन चक्र। हम इसके कार्य को इन 4 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने ऊर्जा प्रवाह से। ऊर्जा प्रवाह का मतलब क्या होता है? ऊर्जा प्रवाह का मतलब होता है एनर्जी का फ्लो, यानी हमारी जो ऊर्जा होती है वो कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, पारितंत्र के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य या फिर ऊर्जा पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। कि हमारा जो पारितंत्र होता है इसके अंदर हम ऊर्जा के प्रवाह को कैसे समझे, उसको हमें खाद्य या फिर ऊर्जा पिरामिड के द्वारा समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं वो भी बताऊंगी आगे। तो ये हमने एक अपने एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा पिरामिड बनाया। तो ये पिरामिड मैंने बनाया है अपना खाद्य पिरामिड। तो हमारा इसके बाद फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पिरामिड में सबसे नीचे उत्पादक को रखा जाता है। तो हमने अभी देखा, हमने अपने इसमें सबसे नीचे पिरामिड के अंदर हमने क्या रखा, उत्पादक को रखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को उत्पादकों के ऊपर या फिर बाद रखा जाता है, यानी उनके बाद में रखा जाता है। तो जैसे हमारे उत्पादक हो गए तो उत्पादक के ऊपर किसको रखा गया है, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को, या फिर उत्पादक के बाद में रखा गया है। तो ऐसे बनता है हमारा पिरामिड। पिरामिड बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले नीचे उत्पादकों को रखा जाता है, फिर उसके ऊपर उपभोक्ता रखे जाते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, ये उपभोक्ता रखे जाते हैं।
तो ऐसे हमारा पूरा एक पिरामिड बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्पादक सूरज की रोशनी की मदद से खुद खाना बनाते हैं। हमने भी पढ़ा था ना अपने उस पॉइंट के अंदर, जब हमने उत्पादक को अच्छे से समझा था तो हमने पढ़ा था कि जो उत्पादक होते हैं ये सूरज की रोशनी से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक की कुल ऊर्जा से केवल 10% भाग ही ले पाते हैं। यानी जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी कि जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारे ये सोचे तो हमने सीधा द्वितीयक लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई प्राथमिक उपभोक्ता भी होगा, तो जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो सीधा उत्पादक से खाना लेता है, तो ठीक है, उत्पादक से ऊर्जा लेता है। तो जो उसे ऊर्जा मिलती है वो उत्पादक की उसके अंदर यानी उत्पादक के अंदर जितनी ऊर्जा होती है उसकी 10% भाग ही प्राथमिक उपभोक्ता को मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं की ऊर्जा का 10% भाग ही ग्रहण पर कर पाते हैं। जैसे कि हमारा एक पूरा पिरामिड हो गया, इसके अंदर सबसे पहले उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता। तो हमने देखा उत्पादकों के पास जितनी ऊर्जा होती है उसका 10% जो होता है हमारे प्राथमिक उपभोक्ता लेते हैं। तो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के पास जितनी ऊर्जा होगी उसका भी 10% हमारे द्वितीयक उपभोक्ता लेंगे। तो इस पॉइंट के अंदर यही बोला है कि द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं की ऊर्जा का 10% भाग ही ग्रहण कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा इस नियम को 10% नियम कहा जाता है और इंग्लिश में इसको 10% लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस नियम के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। अभी हमने देखा ना कि जितनी ऊर्जा हमारी इसके पास थी उसका केवल 10% गया, तो जितनी हमारी प्राथमिक के पास थी द्वितीयक में सिर्फ 10% गया, जितनी द्वितीयक के पास थी तृतीयक में उसका भी सिर्फ 10% गया। तो हमने क्या देखा कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% एनर्जी ही ऊपर जा रही है। तो इसको एक पिरामिड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया पिरामिड, ये हो गई हमारी घास यानी कि हमारा उत्पादक हो गए, ये हो गई हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो घास जो होती है हमारी वो सूरज की रोशनी से खाना बनाती है और इसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो इसके पास मान लो 1000 यानी कि 1000 कैलोरी है। तो बच्चों ये कैलोरी क्या होती है फ्रेंड्स? कैलोरी, तो जो ये कैलोरी होती है हमारी, कैलोरी होती है हमारी ऊर्जा को नापने की एक इकाई। ऊर्जा को हम किस इकाई में नापे उस इकाई को हम कैलोरी कहते हैं। तो हमारी घास के अंदर जैसे कि 1000 कैलोरी ऊर्जा है, तो हमारी द्वितीयक यानी हमारे प्राथमिक जो हमारा अगला स्तर है हमारे प्राथमिक उपभोक्ता पर सिर्फ इसकी 10% ही जाएगी। तो 1000 का 10% होता है 100 कैलोरी। तो अब हमारे द्वितीयक उपभोक्ता यानी इसके भी अगले स्तर पर इसका भी 10% जाएगा, तो यानी 100 का हो गया 10। अब हमारी द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता कर भी 10% ही जाएगी, तो 10% का भी 10 कैलोरी का 10% होता है 1 कैलोरी। तो आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्तर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ऊर्जा होती है वो कम होती जा रही है। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे उत्पादक जो होते हैं इसके पास जो भी जीव है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है उत्पादकों से। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, स्तर बढ़ते जाएंगे, ऊर्जा जो है वो कम होती चली जाएगी। तो इसको कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। और ऊर्जा प्रवाह को हम किस नियम के द्वारा देखते हैं? वो है हमारा 10% नियम, 10% लो। नेक्स्ट है हमारा खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है फ्रेंड्स? मैंने भी आपको बताई थी ना एक छोटी सी फूड चेन बना के कि घास है, घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को भेड़िए ने खाया, भेड़िए को शेर ने खाया। तो ये होती है हमारी खाद्य श्रृंखला। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ताओं पर खत्म होती है। तो हमने देखा ना हमारा घास क्या थी? उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादकों से शुरू होती है और आगे चलकर उपभोक्ताओं पे खत्म होती है। फ्रेंड्स इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि 1 या 2 ही उपभोक्ता होंगे, नहीं, इसके अंदर 3, 4, 5 कितने भी उपभोक्ता हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पारितंत्र के अंदर सभी जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो हमने देखा ना कैसे निर्भर होते हैं, जैसे कि हमारे खरगोश है, खरगोश जिंदा रहने के लिए घास पर निर्भर है, हमारा भेड़िया जिंदा रहने के लिए खरगोश पर निर्भर है, हमारा शेर जिंदा रहने के लिए भेड़िए पर निर्भर है। तो ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं हमारे पारितंत्र के अंदर सभी जीव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
हर एक जीव दूसरे जीव का खाना बन जाता है। तो कैसे बनता है? जैसे कि घास हमारे खरगोश का खाना बन गई, खरगोश हमारे भेड़िए का खाना बन गई, भेड़िया हमारा शेर का खाना बन गया। तो हर एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव का खाना बन जाता है। जैसे कि देखो कि जैसे कोई घास है, घास जैसे कि बकरी है, बकरी ने घास को खाया, तो बकरी को कई बार हम खा लेते हैं, तो ठीक है, तो हम भी तो खा रहे हैं ना दूसरे जीव को। हम भी एक जीव है और हम दूसरे जीव को खा रहे हैं। तो इसमें यही बताया कि हर एक जीव दूसरे जीव का खाना बन जाता है। कि वो जो बकरा है या फिर जो बकरी है वो इंसान का खाना बन गई। क्या पता इंसान को आगे चल के शेर खा जाए, तो वो जो इंसान है वो शेर का खाना बन जाएगा। तो ऐसे ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस तरह एक खाद्य श्रृंखला लगातार चलती रहती है। यानी कि हर कोई किसी न किसी का खाना बनता रहे, तो इस तरह जो है हमारी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी खाद्य जाल। तो खाद्य जाल जो होता है हमारा, इसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल को बनाती हैं। यानी खाद्य जाल कैसे बनता है? जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, वो मिलकर खाद्य जाल को बना देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क है। मैंने बताया ना कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, आपस में जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं, तो उसी तरह बताया है कि जो खाद्य जाल है वो खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क है, जाल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक जीव बहुत सारी श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। कि हमारा जो एक जीव होता है वो अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। तो इसे कैसे समझाऊं? इसे मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि देखो घास है हमारी जो घास है वो खरगोश का भी भोजन हो गई, और जो टिड्डा है वो घास का भी हो गई। तो इन दो खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर हमारी जो घास है वो कॉमन हो गई, यानी समान हो गई। तो हमने बताया ना अभी, एक जीव बहुत सारी श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है, तो ऐसी हमारी जो घास है वो 2 श्रृंखलाओं का भाग हो गई। तो अभी हमने देखा घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को खाया भेड़िए ने, भेड़िए को खाया शेर ने। अभी हमारी अगली चेन थी, घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को सीधे खा लिया शेर ने। तो क्या हुआ? इस शेर ने भेड़िए को भी खा लिया और इस शेर ने बिल्ली को भी खा लिया। तो ये जो शेर हो गया ये हमारा एक जीव है जो कि दोनों श्रृंखलाओं का भाग है। यहाँ पे हमने खरगोश को देखा, खरगोश ने घास भी खा ली और खरगोश ने टिड्डे को खाया। तो हमारे खरगोश और बिल्ली जो हो गए दोनों, ये भी एक से ज़्यादा श्रृंखला के भाग हो गए। तो मैंने अभी अपने पॉइंट में ये बताया था कि एक जीव जो होता है वो बहुत सारी श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। तो अभी मैं बता रही हूँ कि एक श्रृंखला तो हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई। जब ये आपस में जुड़ जाए तो इसको जोड़ दिया शेर ने भेड़िए को भी खा लिया, बिल्ली को भी खा लिया। तो इन दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला था शेर, और जब ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई तो ये खाद्य जाल बना लेती हैं। अब देखो मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हमारी घास है, घास को टिड्डे ने खाया, खरगोश ने खाया, चूहे ने खाया, ठीक है। अब जो हमारा टिड्डा है उसको एक तरफ तो खा लिया छिपकली ने, और एक तरफ इसको बाज ने सीधा खा लिया। हमारे खरगोश को बाज ने खाया, चूहे को सीधा बाज ने खा लिया, चूहे को एक तरफ सांप ने खाया और फिर बाज ने खा लिया। तो आप देख पा रहे हैं ना कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी 1 2 3 4 5 कि हमारी ये जो 5 खाद्य श्रृंखलाएं हैं ये आपस में जुड़ गई हैं। कैसे? बाज ने इन सबको एक साथ जोड़ दिया है और अब ये एक साथ जुड़कर खाद्य जाल बन गई हैं। तो ये हमारा खाद्य जाल का दूसरा उदाहरण हो गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपना अगला कार्य जो कि हमारा जैव भू रसायन चक्र। तो जैव भू रसायन चक्र हम पहले पढ़ेंगे। भू रसायन चक्र क्या होता है, ठीक है। भू रसायन चक्र कहते किसे? तो हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें भू रसायन कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिनकी वजह से, यानी जिनको भू रसायन कहा जाता है। भू यानी कि पृथ्वी के रसायन कहा जाता है। तो वो रसायन कौन से होते हैं? वो रासायनिक तत्व कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, या फिर जो हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर खनिज पाए जाते हैं। तो ये सब होते हैं वो रासायनिक तत्व जो हमारी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और उन्हें भू रसायन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊपर के सारे अजैविक तत्व। ये जितने भी हमारे बताए गए सारे अजैविक तत्व हैं। मैंने बताया था ना फ्रेंड्स आपको कि अजैविक का मतलब क्या होता है। अजैविक का मतलब होता है जो जिंदा ना हो, निर्जीव हो। तो जो हमारे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, जो खनिज है, ये कोई जिंदा थोड़ी है, ये तो निर्जीव है। तो इसलिए इनको अजैविक तत्व बोल दिया है। तो ऊपर के सारे अजैविक तत्व पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिससे
ये सभी रासायनिक तत्व जैविक रूप में आ जाते हैं। तो ये हमारी एक डेफिनेशन हुई जिसको मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है जिसमें हम समझेंगे। तो हमने अपने उस पॉइंट के अंदर बोला था कि हमारी मिट्टी के अंदर जो होते हैं रासायनिक तत्व होते हैं, ठीक है ना, रसायन होते हैं, तो जो अजैविक होते हैं यानी कि जो जिंदा नहीं होते, निर्जीव होते हैं। तो जब ये अजैविक तत्व जो ये रसायन होते हैं, ये हमारे पेड़ है, जैसे कि यहाँ पे घास है, झाड़ियाँ हैं, छोटे पेड़ हैं, तो ये जो रसायन होते हैं हमारे पेड़ों की जड़ों के द्वारा उसके अंदर जाते हैं और ये जब ये अंदर चले जाते हैं फिर हमारे पेड़ के अंदर फूल फल ये सब उगते हैं। तो ये जो रसायन होते हैं जो ये अजैविक होते हैं ये जैविक बन जाते हैं, क्योंकि जो हमारे फूल होते हैं, हमारे फल होते हैं, ये तो जीविक होते हैं, तो जैविक में आते हैं ना। जैविक का मतलब कि जो जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, सजीव होते हैं, तो ये अजैविक जैविक में बदल जाते हैं। और सोचो ये अजैविक तो जैविक में बदल गए। आप सोचो जैसे कि हमारी घास है, ये भी तो जैविक हुई ना। तो हमारे घास की जो ये सोचो हमारे घास की जड़ें हैं, रसायन इसके अंदर से गए, ये बन गई, तो ये भी जैविक हो गया। तो अब सोचो इसको किसी ने खाया, अब उसको किसी ने खाया, उसको किसी ने खाया और वो मर के मिट्टी के अंदर दफन हो गया, यानी मिट्टी के अंदर मिल गया। तो वो वापस से यानी कि वो जो जैविक तत्व बन गया था वो वापस से मिट्टी के अंदर मिलकर रसायन बन के अजैविक हो गया, यानी कि अजैविक से जैविक बनना और जैविक से अजैविक बनना। इस चक्र को हम कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। तो जैसे कि देखो एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, एक चेन के थ्रू। जैसे कि घास है हमारी, हमने देखी अभी, उसको किसी शाकाहारी ने खा ली, खरगोश ने खा ली जैसे कि, फिर हमारे खरगोश को किसी मांसाहारी ने खा लिया जो मांस को खाते हैं, फिर मांसाहारी को किसी सर्वाहारी ने खा लिया। सर्वाहारी यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, जैसे कि इंसान होते हैं, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। सोचो अब उसको किसी डिकम्पोजर ने खाया है, डिकम्पोजर यानी कि कोई बैक्टीरिया। सर्वाहारी को किसी डिकम्पोजर ने खा लिया यानी कि उसको बैक्टीरिया ने खा लिया। तो उसके बाद क्या होता है, वो मिट्टी में जाके मिल जाता है और मिट्टी में क्या होता है, रसायन जो होते हैं वो अजैविक बन जाते हैं। तो यानी जैविक तत्व का अजैविक में बन जाना और अजैविक का जैविक में बन जाना, इस चक्र को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक उत्पादकता। तो पेड़ पौधों द्वारा एकत्रित की गई यानी इकट्ठा की गई ऊर्जा और उसकी मात्रा, संख्या के आधार पर अगर हम मात्रा बोले तो उसको उत्पादकता कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे कितनी ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं और उसकी मात्रा कितनी है, उसको उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, उत्पादकता को प्रभावित और निर्धारित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला सौर ऊर्जा की मात्रा यानी सूरज की रोशनी कितनी है, दूसरा सौर ऊर्जा को आहार ऊर्जा में बदलने की क्षमता, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा को अपनी आहार में कैसे बदलते हैं। जैसे कि सोचो फ्रेंड्स ये सूरज है, ठीक है, ये रोशनी दे रहा है, ठीक है, सौर ऊर्जा आ रही है, ये हमारा कोई पौधा हो गया। तो ये प्रकाश संश्लेषण करके, इंग्लिश में जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो वो इसके ज़रिए अपना खाना कितनी जल्दी बना रहा है, कितने धीरे बना रहा है, तो उसकी क्षमता जो होती है, ये भी इसको प्रभावित और निर्धारित करने वाले कारक होते हैं उत्पादकता को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारितंत्र के पिरामिड। तो इसमें हम सबसे पहले पिरामिड 1927 में एल्टन ने बनाया था, यानी कि सबसे पहला जो पिरामिड था वो 1927 में एल्टन ने दिया था हमें। खाद्य श्रृंखला के अलग अलग स्तरों पर जीवों के संबंध को दिखाने को पारितंत्र पिरामिड कहा जाता है। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होती है तो उसके अलग अलग स्तरों पर जो जीव होते हैं उनके संबंध को दिखाने को पारितंत्र पिरामिड कहा जाता है। यानी कि उनके संबंध कैसे हैं, जैसे कि सोचो फ्रेंड्स कि ये आपकी कोई मैं भी खाद्य श्रृंखला बना रही हूँ। जैसे कि सोचो ये घास हो गई, यहाँ पे हो गया कोई खरगोश, यहाँ पे कोई भेड़िया और यहाँ पे शेर, तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, तो जो इनके अलग अलग स्तर होते हैं इनको हम कैसे दिखाते हैं एक पिरामिड के अंदर, यानी कि घास यहाँ पे रख दी, खरगोश, भेड़िया, शेर, तो इनको एक पिरामिड में दिखाना, ठीक है, इनके अलग अलग स्तरों को, इसको कहते हैं पारितंत्र पिरामिड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निचले स्तर पर उत्पादक होते हैं और ऊपर उपभोक्ता होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो निचला स्तर होता है इस पे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, और उत्पादक क्या होता है हमारे पेड़ पौधे घास वगैरह ये सब, और उसके ऊपर क्या होता है उपभोक्ता आते हैं। तो उपभोक्ता कौन होगा, ये सब उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। पारितंत्र को एल्टन पिरामिड भी कहा जाता है। तो पारितंत्र का जो पिरामिड होता है उसको एल्टन पिरामिड भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहला पिरामिड जो है वो एल्टन ने दिया था 1927 में। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। तो पिरामिड के 3 प्रकार क्या होते हैं, पहला होता है संख्या पिरामिड, दूसरा जीव भार या फिर बायोमास पिरामिड, तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। तो सबसे पहले हम अपना संख्या पिरामिड देखते हैं। जीवों की संख्या के आधार पर बनने वाले पिरामिड को संख्या पिरामिड कहते हैं। यानी कि जीवों की संख्या कितनी है उसके आधार पर जब हम कोई पिरामिड बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे संख्या पिरामिड।
तो ये जो संख्या पिरामिड होता है 2 प्रकार का होता है, सीधा, उल्टा। तो जो सीधा पिरामिड होता है वो ऐसे बनता है, जो उल्टा पिरामिड होता है वो ऐसे बनता है। सीधा पिरामिड, सीधा संख्या पिरामिड जो होता है इसके उदाहरण है घास पारीतंत्र और तालाब पारीतंत्र। और जो उल्टा संख्या पिरामिड है इसका उदाहरण है वन पारीतंत्र, या फिर इसी को वृक्ष पारीतंत्र भी कह देते हैं। सीधा संख्या पिरामिड जो होता है ये कैसे होता है? अच्छा सोचो, घास पारीतंत्र का उदाहरण देती हूँ, ठीक है। तो हमने इसको संख्या के आधार पर बताया। सोचो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा मैदान है, उसमें घास ही घास है, तो और उसके ऊपर कुछ जानवर भी हैं, जैसे कि खरगोश हो गए, फिर शेर, चीते भी हैं। तो सोचो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? सबसे ज्यादा संख्या घास की होगी। तो इसलिए सबसे बड़े एरिया में सबसे नीचे घास को रखा जाता है। फिर उससे कम संख्या किसकी होगी? खरगोश की होगी, ठीक है। और फिर उससे भी कम संख्या किसकी होगी? मांसाहारी जानवरों की होगी। तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी संख्या है वो ऊपर से नीचे घटती आ रही है। सबसे ज़्यादा संख्या नीचे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये हमारा सीधा पिरामिड बनता है इस तरह से। तो ऐसे हमारा तालाब पारीतंत्र है, जिसमें कि जो पौधे होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, मछली की संख्या उनसे थोड़ी कम होती है, जो बड़ी मछलियाँ होती है वो उनसे भी कम होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा सीधा पारीतंत्र, सीधा संख्या पिरामिड का एक उदाहरण हो गया। अब उल्टा जो है ये हमारा वन पारीतंत्र है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सोचो एक वृक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया। जैसे सोचो एक पेड़ है, तो हम यहाँ पे कोई पेड़ देखेंगे, उसकी ये नहीं देखेंगे कि उसमें कितनी पत्तियां हैं, कितनी शाखा हैं। तो सिर्फ एक पेड़ है, उस एक पेड़ पर जितने शाकाहारी बैठते हैं, यानी कि पक्षी जो उसको खाएं, और उन पक्षियों के ऊपर कितने परजीवी हैं। तो पेड़ तो एक ही है, उस एक पेड़ के ऊपर 10-15 पक्षी आकर, चिड़ियाएँ जो वहाँ के बैठ सकते हैं, और उनके ऊपर जो परजीवी होते हैं, परजीवी वो जीव होते हैं फ्रेंड्स जो पक्षी वगैरह के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर होते हैं। तब एक चिड़िया के ऊपर कितने हो सकते हैं? सोचो एक चिड़िया के ऊपर 100 हैं, ठीक है। तो ऐसे 10 चिड़िया के ऊपर कितने हो गए? तो 1000 हो गए ना। तो इनकी संख्या ज़्यादा हो गई। तो क्या हुआ, इनकी संख्या जो है वो नीचे से ऊपर बढ़ रही है। तो ये हो गया हमारा उल्टा संख्या पिरामिड का एक उदाहरण। अब अपना दूसरा पिरामिड देखते हैं, जो कि हमारा जीव भार बायोमास पिरामिड। सभी जीवों का सकल भार, यानी कि जितने भी जीव होते हैं उनका वजन बायोमास पिरामिड द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो बायोमास पिरामिड होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सीधा, एक होता है उल्टा। सीधा पिरामिड जो होता है उसका एग्जाम्पल है स्थल पारीतंत्र पिरामिड, और उल्टे वाले का है तालाब पारीतंत्र, ठीक है। यानी कि स्थल पारीतंत्र का जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा, और जो उल्टा पिरामिड बनेगा वो बनेगा तालाब पारीतंत्र का। तो तीसरा हमारा ऊर्जा पिरामिड। तो इसको हम ऑलरेडी एक बार अपनी अच्छे से मैं बता चुकी हूँ कि ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, लेकिन हम इसको एक बार दोबारा समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। तो ये हमेशा सीधा बनता है, कभी उल्टा नहीं बनता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का पहुंचना ऊर्जा पिरामिड द्वारा दिखाया जाता है। तो ऊर्जा पिरामिड में क्या दिखाया जाता है कि जो एक स्तर होता है इससे दूसरे स्तर में कितनी ऊर्जा पहुंच रही है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादकों के पास होती है। उत्पादक कौन होते हैं? वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है उत्पादकों के पास, क्योंकि ये सीधा सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। यानी कि जैसे कि एक स्तर हो गया, इससे दूसरे स्तर में जो ऊर्जा पहुंचेगी ये सिर्फ 10% ही पहुंचेगी। सोचो अगर 100% जो ऊर्जा है वो हमारे उत्पादक के पास है, तो उससे ऊपर जो हमारा एक स्तर होगा उसके पास सिर्फ 100% की 10% ही पहुंचेगी। तब हम उदाहरण के तौर पे एक पिरामिड लेते हैं। जैसे कि हमारा पिरामिड बना, हमने बताया ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो सबसे नीचे उत्पादक, उसके ऊपर ये सारे हमारे उपभोक्ता आ गए। हमने बताया उत्पादक के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो 1000 कैलोरी। अभी कैलोरी क्या है? तो फ्रेंड्स कैलोरी होती है वो यूनिट जिससे हम ऊर्जा को नापते हैं। तो सोचो उत्पादक के पास है 1000 कैलोरी ऊर्जा, तो प्राथमिक के पास इसके सिर्फ 10% जाएगी। तो 1000 की 10% यानी कि 100 कैलोरी। तो अब द्वितीयक ने, तो क्या, अब द्वितीयक उपभोक्ता के पास इसकी भी 10% जाएगी, तो 100 की 10% कितनी होगी? 10 कैलोरी। अब तृतीयक उपभोक्ता ने द्वितीयक उपभोक्ता को खाया, तो इसके पास जितनी ऊर्जा थी उसका 10% तृतीयक तक गया, तो 10 का 10% होता है 1 कैलोरी। तो जैसे कि हमारा घास है, घास के पास 1000 कैलोरी है, खरगोश ने घास को खाया, इसके पास 100 कैलोरी पहुंची। भेड़िया ने खरगोश को खाया, इसके पास 100 की भी 10 कैलोरी पहुंची। शेर ने भेड़िए को खाया, तो भेड़िए के पास जितनी ऊर्जा थी उसके 10% यानी कि 1 कैलोरी शेर के पास पहुंची। तो सबसे कम ऊर्जा किसके पास पहुंची? शेर के पास। यानी जैसे जैसे हम जो जीवों का जो स्तर है वो बढ़ते जाएंगे, तो जो हमारी ऊर्जा होती है वो कम होती चली जाएगी, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है उत्पादक के पास। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारीतंत्र के प्रकार। तो पारीतंत्र के प्रकार है टुंड्रा, वन, घास, मारुस्थलीय और जलीय। ये सारे पारीतंत्र जो है ये हमारे पारीतंत्र के प्रकार हुए। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने वन पारीतंत्र से।
तो यहाँ वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी कि जो वन होते हैं यानी कि जंगल जो होते हैं, इनके अंदर जो वनस्पति होती है यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, बेलें साथ मिलकर वन बनाते हैं। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे भी हो, झाड़ियाँ भी हो, बेलें भी हो, जानवर भी रहते हो, ठीक है, तो वो जो जगह होती है वो मिलकर वन कहलाती है। इस पारितंत्र के मुख्य तत्व हैं तापमान, मृदा और आर्द्रता। यानी कि जो हमारा वन पारितंत्र होता है इसके जो मुख्य तत्व हैं वो है तापमान, यानी कि तापमान के आधार पर भी वन होते हैं। मृदा, इसमें मृदा जो होती है वो भी कितनी उर्वरता होती है, यानी इसमें बहुत उर्वरता होती है इसकी मिट्टी में। और आर्द्रता। तो वन जो पारितंत्र होते हैं इसे 3 प्रकार के वनों में बांटा गया है। पहला शीतोष्णकटिबंध वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय वन, तीसरा शंकुधारी वन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। तो जो जंगल होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ बारिश के समय भी अनुसार होती है, यानी जो बारिश होती है वो भी समय के अनुसार होती है, समय के हिसाब होती है। तो बारिश के भी समय होते हैं कि इसमें होगी, इस मौसम में होगी। पादप यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, महोगनी, सागवान, शीशम, जैतून, ये सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं वन पारितंत्र में। पशु यानी कि जो जानवर होते हैं, हाथी, गैंडा, शेर, लोमड़ी आदि, ये सारे जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में और वन पारितंत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा घास पारितंत्र। एक ऐसा मैदान जहाँ चारों तरफ सिर्फ घास ही घास हो। तो कोई भी ऐसा मैदान जहाँ पे सिर्फ घास ही घास हो वो घास पारितंत्र में आते हैं और इन्हें चरागाह भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे मैदानों को चरागाह कहते हैं जहाँ पे जो वो होते हैं ना, जैसे कि गाय वाले होते हैं वो अपनी गायों को चराने आते हैं, अपने जानवरों को चराने के लिए आते हैं, तो इन्हें चरागाह भी कहते हैं। ये पारितंत्र वृक्षहीन होते हैं, यानी कि ये ऐसी जगह होती है, ऐसे पारितंत्र होते हैं जहाँ पे पेड़ नहीं होते। प्रमुख घास मैदान, यानी कि जो प्रमुख घास मैदान है घास पारितंत्र के वो है पंपास, प्रेयरी, डाउन्स, सवाना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पशु, यानी कि इसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं घास पारितंत्र में। गधे, जैबरा, चिंकारा, बकरियां। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी जानवर पाए जा रहे हैं सारे वो हैं जो घास खाते हैं। कम बारिश होने की वजह से यहाँ बड़े पेड़ नहीं उग सकते। तो क्या होता है, घास पारितंत्र ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे बारिश जो होती है वो कम होती है। तो कम बारिश की वजह से क्या होता है, बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं। और जो घास होती है वो तो उग जाती है लेकिन बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं फ्रेंड्स, घास पारितंत्र में जो घास होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। कोई बहुत लंबी घास होती है, कोई बहुत छोटी घास होती है, कोई मोटी होती है, कोई कैसी होती है। तो यहाँ घास की भी कई प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा टुंड्रा पारितंत्र। क्या है हमारा टुंड्रा पारितंत्र? टुंड्रा पारितंत्र पहाड़ी क्षेत्र में होता है, यानी कि जो पहाड़ी इलाका होता है वो टुंड्रा पारितंत्र होता है। यहाँ तेज हवाएं और ठंडी जलवायु के कारण ये बंजर होते हैं। तो वो इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, बंजर होते हैं। तेज हवा और ठंडी जलवायु के कारण यहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। ये पारितंत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। तो जो मैंने भी बताया कि पहाड़ के ऊपर होते हैं, ठीक है, पहाड़ पर होते हैं, तो क्या होते हैं, ये पूरी तरह से बर्फ से ढके होते हैं और यहाँ पे बहुत ठंडी जलवायु होती है, मैंने ये भी बताया। तो बर्फ के कारण ठंडी जलवायु होती है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है। ये पृथ्वी के 10% भाग पर फैला हुआ है। सोचिए हमारी पृथ्वी है तो इसके सिर्फ 10% भाग पर जो है हमारा टुंड्रा पारितंत्र है। टुंड्रा पारितंत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्पाइन, आर्कटिक और अंटार्कटिका। तो इस पारितंत्र में सूर्य के प्रकाश की भी कमी होती है, बहुत ऊंचे होते हैं पहाड़ों पर, तो यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी होती है वो भी बहुत कम पहुँच पाती है। अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस, उत्तरी कनाडा, अर्जेंटीना में ये पारितंत्र पाए जाते हैं। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर हमारा टुंड्रा पारितंत्र पाया जाता है। पादप यानी कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो है करीबी मोस, बियरबेरी, लाइकेन। पशु यानी कि जो जानवर यहाँ पाए जाते हैं वो है ध्रुवीय भालू, कारिब, बर्फ उल्लू और कस्तूरी बैल। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीय पारितंत्र। मरुस्थलीय पारितंत्र में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो जो बारिश होती है उसको सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो जो मरुस्थलीय पारितंत्र होता है इसके अंदर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो इन क्षेत्रों में तापमान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि गर्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तापमान के आधार पर 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। तो जैसे कि एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है ठंडा मरुस्थल। जिसमें बहुत ज़्यादा तापमान हो वो गर्म मरुस्थल और जिसमें बहुत कम तापमान हो वो ठंडे मरुस्थल। ठीक है, तो गर्म मरुस्थल जो होते हैं इसका एग्जाम्पल है थार का रेगिस्तान और ठंडे मरुस्थल का एग्जाम्पल होता है लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत मिट्टी होती है, बहुत सूरज की रोशनी होती है, ठीक है, बहुत गर्मी होती है। लेकिन लद्दाख में भी एक ऐसा मरुस्थल होता है जिसमें बर्फ ही बर्फ है हर जगह, तो वो ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा पशु जो इसमें पाए जाते हैं वो है भेड़िए, रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी लोमड़ी। और ठंडे रेगिस्तान में जो पशु पाए जाते हैं वो होते हैं हिमतेंदुए, जंगली याक, भूरा भालू। तो आपने देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी सारे जानवर पाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, जो सर्दी में रह सके, बर्फ में रह सके। पादप यानी कि पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, तो वो होते हैं कांटेदार पौधे, झाड़ियाँ, नागफनी, बबूल, कैक्टस। नेक्स्ट है हमारा जलीय पानीतंत्र, यानी कि पानी का जो पानीतंत्र होता है। तो नदी, झील, तालाब, समुद्र जलीय पानीतंत्र के भाग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना नदी पानीतंत्र देखते हैं। नदी जल का वो पानीतंत्र है जिसमें पानी बहता है। तो नदी जो है वो पानीतंत्र है जिसके अंदर पानी बहता रहता है, पानी ठहरता नहीं है। अगर पानी ठहर जाए तो वो तालाब हो जाता है, लेकिन अगर इसमें जो पानी बहता रहे तो उसे नदी कहते हैं। तो पानी अलग अलग गति से बहता है। किसी नदी के अंदर जो पानी होता है वो बहुत तेज़ी से बहता है, किसी के अंदर पानी बहुत धीरे धीरे बहता है, ठीक है। और नदी में साल भर पानी बहता रहता है। तो ये हो गया हमारा नदी पानीतंत्र। अगला है हमारा तालाब पानीतंत्र। तो भारत के लगभग हर गांव में छोटे बड़े तालाब होते हैं। तो जो तालाब होते हैं इनके अंदर जो होता है पानी ठहरा होता है, ठीक है। और इनके ऊपर जब पानी ठहर जाता है तो ऊपर धीरे धीरे काई बन जाती है, हरी हरी सी घास टाइप ऊपर तैरने लगती है, तो उसे कहते हैं तालाब पानीतंत्र। इनके अंदर भी छोटे मोटे जीव जानवर जैसे बत्तख वगैरह, छोटे मछली वगैरह ये सब रहते हैं नदियों के अंदर भी। अगला है हमारा झील पानीतंत्र। यह एक बड़ा रूप होता है। किसका बड़ा रूप, तो पता है, तालाब का। यानी तालाब तो सोचो एक छोटा होगा, ठीक है, जिसके अंदर पानी ठहरा हुआ है, लेकिन एक बड़ा गड्ढा खोद के बना दिया जाए तो उसे हम कह देंगे झील के। तो बड़ा रूप होता है तालाब का। भारत में ज़्यादातर झील जो होती हैं वो हिमालय और सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में है, ठीक है। यानी भारत की ज़्यादातर झीलें हिमालय, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनके मैदानों में पाई जाती हैं। ये वो हमारा झील पानीतंत्र। नेक्स्ट है हमारा समुद्री पानीतंत्र। तो समुद्र बहुत बड़ा होता है। हमें भी पता है कि जो समुद्र होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसमें खारा पानी होता है, यानी कि नमकीन पानी होता है। इसके पानी में नमक जो होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो पानी होता है वो पीने के लायक नहीं होता है। भारत के समुद्री जो पानीतंत्र होते हैं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है। तो ये जो भारत के समुद्री पानीतंत्र हैं ये यहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जो आपके यूनिट सेकंड क्लियर हो गया होगा, तो इसके अंदर आपके यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको अगर हमारी कोई भी वीडियो आती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फो आती है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन और कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हम हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।